जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। साथियों, आज का जो सेशन होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर नंबर 2 होता है साथियों, जिसमें जीके जीएस के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक प्रश्न 3 नंबर का बनता है साथियों। तो इस तरीके से 75 नंबर का आपका पेपर नंबर 2 बनता है। तो साथियों, आज की जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 65 है। इसके पहले आप लोगों के लिए 64 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके अपना तैयारी देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हो पाई है। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड में चुआड़ विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1769 में, 1771 में, 1767 में या फिर 1780 में? तो बताइए साथियों, झारखंड में चुआड़ विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो आपका जो सही जवाब होगा वो है 1769 में हुआ था। साथियों, चुआड़ विद्रोह 1769 में हुआ था। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन और स्थानीय जमींदारों के शोषण के खिलाफ शुरू किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई? अशोक के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में, कनिष्क या फिर अजातशत्रु? तो तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई? तो साथियों, आपका जो सही जवाब होगा वो है अशोक। अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई तृतीय बौद्ध समिति साथियों अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस द्वारा की गई। इसके अलावा प्रथम बौद्ध संगीति साथियों राजगृह में, कहाँ पे? राजगृह में, अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में। और अध्यक्ष थे उस समय महाकश्यप। और द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें साथियों तो वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुआ और अध्यक्ष थे सब्बाकामी। तथा चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें साथियों तो वो भी जान लीजिए। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और अध्यक्ष थे वसुमित्र। और वसुमित्र अध्यक्ष थे, तब जाके संपन्न हुई थी। ठीक है, तो चारों बौद्ध समिति के बारे में हमने आपको बता दिया। आशा करते हैं आपका रिवीजन हो गया होगा। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो सास, पर्णदत्त, पुष्यगुप्त वैश्य, चक्रपालित? तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था साथियों सुदर्शन झील का निर्माण। सुदर्शन झील का निर्माण साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा कराया गया था। और यह जानकारी शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। किससे? जूनागढ़ अभिलेख से। इसी अभिलेख से, माने जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसी अभिलेख से यह भी पता चलता है कि अशोक के शासनकाल में इसी झील का पुनर्निर्माण कराया गया था। उस समय वहाँ का जो राज्यपाल था तुषास्प था। कौन था? तुषास्प था। इसके अतिरिक्त इसी अभिलेख से इस झील के बांधों के पुनर्निर्माण की जानकारी स्कंदगुप्त के शासनकाल में गिरनार के प्रशासक सुविशाख द्वारा भी प्राप्त होती है। याद रखिएगा साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र संबोधित किया जाता है उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को? तो राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र साथियों उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है। ठीक है, वो भी राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किया जाता है, हस्ताक्षर करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर उसे महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है और महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। जबकि राष्ट्रपति को उसके पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति, मान लो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं, तब उस केस में वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है शपथ। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें साथियों तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्न में से किस नदी से पानी लाती है? रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी या फिर उपरोक्त सभी? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना साथियों इन तीनों नदियों से पानी लाती है, रावी से भी, व्यास से भी और सतलज, तीनों नदियों से। ठीक है, और ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है साथियों, इसके द्वारा रावी, व्यास और सतलज माने तीनों नदियों के जल को राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में लाकर सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है। और इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन हुआ था 1958 में। कब हुआ था? 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। याद रखना है साथियों। इस नहर का उद्गम पंजाब के हरिके नामक स्थान पर निर्मित हरिके बैराज से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वे देश जो मैत्री सेतु पुल से जुड़े हुए हैं, वे देश? भारत और नेपाल, भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, भारत और म्यांमार? तो वे देश जो मैत्री सेतु पुल से जुड़े हुए हैं वो देश है साथियों भारत और बांग्लादेश। ठीक है, मैत्री सेतु नामक इस पुल का निर्माण साथियों फेनी नदी पर किया गया। कौन सी नदी? फेनी नदी पर किया गया है, जो भारत के त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच प्रवाहित होती है। और 1.9 किलोमीटर लंबा यह पुल सबरूम जो कि त्रिपुरा में है को रामगढ़ जो कि बांग्लादेश में है के साथ जोड़ता है।
यानी त्रिपुरा को बांग्लादेश के साथ जोड़ता है, यानी कहें तो सबरूम को रामगढ़ से जोड़ता है। इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा 133 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया है 39वें संशोधन द्वारा, 41वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा। तो कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया है भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को? तो साथियों 42वां संविधान संशोधन द्वारा, वो भी 1976। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द, एक समाजवादी, एक धर्मनिरपेक्ष और एक अखंडता, अगला जो शब्द है अखंडता, जोड़े गए हैं। इसी संशोधन से संविधान में मूल कर्तव्य जो कि भाग 4 क में है 3 नए नीति निर्देशक तत्व, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, और दूसरा पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, और तीसरा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना आदि जोड़े गए हैं। ठीक है, इसी संशोधन में मूल कर्तव्य में इतने 3 चीजें जोड़े गए हैं। ठीक है, और इस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है साथियों, याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, ओजोन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो साथियों ऑक्सीजन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी वातावरण में उपस्थित कुछ गैसें वातावरण के तापमान में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि कर देती हैं, उन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं साथियों। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड और साथ ही जलवाष्प भी शामिल होता है। ठीक है, किस वर्ष नीति आयोग अस्तित्व में आया? जनवरी 2014, 26 जनवरी 2014, 26 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। तो साथियों किस वर्ष नीति आयोग अस्तित्व में आया? तो 1 जनवरी 2015 में आया। ठीक है, नीति आयोग जिसे हम NITI कहते हैं, नीति राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है साथियों। और 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी तथा CEO परमेश्वरन अय्यर है, याद रखिएगा CEO परमेश्वरन अय्यर हैं और उपाध्यक्ष जो हैं वो सुमन बेरी हैं और अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगले प्रश्न की बात करें साथियों, निम्न में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह कहा जाता है? यकृत को, तिल्ली को, अस्थिमज्जा को या फिर आंत को? तो किसको लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह कहा जाता है? तो साथियों तिल्ली, स्प्लीन। ठीक है, तिल्ली जो कि स्प्लीन कहते हैं इंग्लिश में, लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह कहा जाता है। लाल रुधिर कणिकाएं जिसे हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में अधिक होती हैं। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य में ये कणिकाएं जो होती हैं लगभग 50 से 5.5 लाख प्रति घन मिली, ठीक है, रक्त होता है। वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं लाल अस्थिमज्जा में बनती हैं साथियों, और अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। किसमें? स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। अधिकतर उनकी आकृति उभयावतल यानी बाइकोनकेव होती है। इनका लाल रंग एवं लौह युक्त जटिल जो प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण है। एक स्वस्थ मनुष्य में साथियों प्रति 100 ml रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इन पदार्थों की श्वसन गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनकी औसत आयु 4 महीने होती है। तत्पश्चात इनका विनाश प्लीहा जिसे हम कहते हैं लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रिस्तान में हो जाती है। और इनके pH माने रक्त के pH मान की बात करें तो 7.4 होता है। जो pH मान होता है वो 7.4 होता है। भारत में पहली औद्योगिक नीति कब अस्तित्व में आई? मार्च 1942 में, मई 1946, अप्रैल 1948, जून 1952। बताइए साथियों कब अस्तित्व में आई? तो अप्रैल 1948 में। 30 अप्रैल डेट भी है, 30 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वतंत्रता के बाद पहली औद्योगिक नीति का प्रस्ताव रखा। इस नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था की आर्थिक विचारधारा स्वीकार की गई, जिनमें औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों पर बल दिया गया। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों से अच्छे संबंध, इस्लाम का शुद्धिकरण, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन, सामाजिक सुधारों का विरोध। तो बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों? तो इस्लाम का शुद्धिकरण था बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। बहावी आंदोलन हुआ कब था साथियों?
1828 से प्रारंभ होकर 1888 तक चला था। ठीक है, 1828 से प्रारंभ होकर 1888 तक चला था बहावी आंदोलन। इस विद्रोह के प्रवर्तक रायबरेली के सैयद अहमद थे और इस आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना शहर था साथियों। पटना के विलायत अली और इनायत अली इस आंदोलन के प्रमुख नायक थे। यह आंदोलन मूल रूप से मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था जो उत्तर पश्चिम पूर्वी भारत तथा मध्य भारत में सक्रिय था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें केवल निर्यात होता है, बजट घाटा कम होता है, केवल आयात होता है, विदेशी व्यापार नहीं होता है। तो बंद अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है साथियों? बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें विदेशी व्यापार नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हुआ। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आयात और निर्यात दोनों बंद होते हैं, अर्थात कोई विदेशी व्यापार नहीं होता है साथियों। एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी, एम के गांधी। तो एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी कौन? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, की टू द हेल्थ। तो साथियों हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी द्वारा पहली लिखी गई पुस्तक हिंद स्वराज थी। और हिंद स्वराज नामक पुस्तक गांधी जी द्वारा 1909 में गुजराती भाषा में लिखी गई साथियों। महात्मा गांधी ने हरिजन इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन में संपादक के तौर पर काम किया। उन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से बहस संवादों के जरिए अपने विचारों को किताबों में लिखा। महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं वो हिंद स्वराज है, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह है, मेरे सपनों का भारत है, ग्राम स्वराज है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी आदि किताबें लिखी हैं। ठीक है, मार्च 2024 में नेपाल सरकार ने आधिकारिक रूप से किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? पोखरा, काठमांडू, भक्तपुर, ललितपुर। तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है पोखरा। ठीक है, पोखरा नेपाल के गंडकी प्रांत का एक महत्वपूर्ण नगर है साथियों। इसे अन्नापूर्ण पर्वत श्रृंखला का प्रवेश मार्ग भी कहा जाता है। पोखरा को विभिन्न झीलों का घर भी कहा जाता है। तो पोखरा से ये 3 चीज याद रखिएगा। एक, इसे अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला का प्रवेश मार्ग भी कहा जाता है, और दूसरा पोखरा को विभिन्न झीलों का घर भी कहा जाता है। ठीक है, झारखंड का कौन सा प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है? झूमर, छऊ नृत्य, नागपुरी नृत्य, मुंडारी नृत्य। तो साथियों झारखंड का जो छऊ नृत्य है ये आदिवासी नृत्य यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है। और छऊ नृत्य साथियों झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में प्रचलित एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है। झारखंड में भी, पश्चिम बंगाल में भी और उड़ीसा में भी इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों ऑस्ट्रेलिया जो है एक द्वीपीय महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है साथियों। ठीक है, और समुद्र से चारों तरफ से घिरा होने के कारण इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। तो समुद्र से चारों तरफ से घिरा होने के कारण इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह दक्षिण गोलार्ध में है और मकर रेखा इसके मध्य से गुजरती है, याद रखना है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस कहां पर स्थापित की गई है? खंडवा जिला, विजयवाड़ा, जोरघाट, जबलपुर। तो स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस साथियों विजयवाड़ा पर स्थापित की गई है। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कांस्य प्रतिमा है साथियों। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कांस्य प्रतिमा है और इस प्रतिमा की ऊंचाई 125 फीट है। यह प्रतिमा 81 फीट ऊंचे बेस बिल्डिंग पर खड़ी है। यह विश्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है साथियों, याद रखना है। यह स्मारक 20 एकड़ जमीन पर बनाई गई है तथा इस पर 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसका अनावरण आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने जनवरी 2024 में किया था। ठीक है, निम्न में कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? हल्दिया, डिगबोई, कोयली, मथुरा। तो कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है साथियों? तो डिगबोई। ठीक है, डिगबोई रिफाइनरी साथियों असम, कहाँ पे है? असम में है और वर्ष 1901 में शुरू हुई। यह भारत की सबसे पुरानी ऑपरेटिंग रिफाइनरी है। इस रिफाइनरी को भारतीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की गंगोत्री कहा जाता है। तो याद रखना है, भारतीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की गंगोत्री किसे कहा जाता है? तो डिगबोई रिफाइनरी को। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, कोयलिया गुजरात और मथुरा उत्तर प्रदेश भारत की अन्य तेल रिफाइनरी है। नाम एक हल्दिया याद रखना है। डिगबोई तो आपने जान लिया जो कि असम में है। ठीक है, उसके बाद हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, कोयली गुजरात में है और मथुरा उत्तर प्रदेश में है। भारत की अन्य तेल रिफाइनरी हैं ये। ठीक है, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा
जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा प्रोफेसर सतीश धवन, होमी जे भाभा, डॉक्टर के.एस. कृष्णा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसे कहा जाता है? होमी जे भाभा। ठीक है, होमी जे भाभा माने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा प्रसिद्ध भारतीय परमाणु वैज्ञानिक थे। इन्हीं की देखरेख में भारत का प्रथम एटॉमिक रिएक्टर पूर्ण हुआ और दूसरे का शुभारंभ हुआ। डॉक्टर भाभा जेनेवा में आयोजित एटम फॉर पीस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष चुने गए थे। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना होती है 3 अगस्त 1954। ठीक है, 3 अगस्त 1954 को की गई थी। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है? निकट दृष्टि, दृष्टि वैषम्य, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद। साथियों यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग जो होता है वो मोतियाबिंद कहते हैं उसे। ठीक है, नेत्र के लेंस का अपारदर्शी होना मोतियाबिंद कहलाता है। सामान्यतः यह रोग साथियों वृद्धावस्था में होती है। इस रोग के कारण मनुष्य अंधा हो जाता है। ऑपरेशन करके लेंस पर पड़ी झिल्ली को हटा दिया जाता है, जो सफेद सफेद झिल्ली नहीं होती, उसे ऑपरेशन करके उस झिल्ली को ही हटा दिया जाता है, जिससे रोग का उपचार हो जाता है, माने आदमी को दिखने लगता है। निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? मसूर, लोबिया, सूर्यमुखी, बरसीम। तो साथियों तिलहनी जो फसल है वो सूर्यमुखी, सनफ्लावर है। सूर्यमुखी, सरसों, राई आदि फसलें तिलहनी फसलें हैं तथा अरहर, मटर, चना, मसूर आदि दलहनी फसलें हैं। साथियों लोबिया, बरसीम आदि चारा की फसलें हैं। ये लोबिया और बरसीम जो है ना, ये चारा की फसलें हैं। लोग बोते हैं भैंस गाय को खिलाने के लिए, अपने पशुओं को खिलाने के लिए। ठीक है, एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक बना है? नई दिल्ली में, हैदराबाद में, लखनऊ में या फिर मुंबई में? तो एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक बना है साथियों लखनऊ में। ठीक है, यह विश्व का दूसरा डीएनए बैंक है। विश्व का प्रथम डीएनए बैंक संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाया गया है साथियों। ठीक है, और दूसरा नंबर का अपने भारत में, और राज्य है लखनऊ। अगला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में अंतिम स्थान अंगोला को प्राप्त हुआ। अंगोला का स्कोर क्या था? 10.2, 11.2, 12.2, 13.2। तो साथियों 10.2। ठीक है, इस सूचकांक का प्रकाशन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा किया जाता है। इस वर्ष यह इसका 17वां संस्करण है और इस वर्ष इसका शीर्षक है सामाजिक उद्यमिता के वादे को उजागर करना है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में स्विट्जरलैंड लगातार 14वें वर्ष प्रथम स्थान पर रहा। अंगोला को 133वां स्थान प्राप्त हुआ साथियों। और पहले रैंक की बात करें तो जो देश है वो है स्विट्जरलैंड। कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। और स्कोर उसको मिला है 67.5। और दूसरे हम देश की बात करें तो स्वीडन है, जिसे स्कोर प्राप्त है 64.5, दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर देश की बात करें तो अमेरिका है 62.4। ठीक है, और चौथे नंबर का जो देश है साथियों वो सिंगापुर है। कौन सा है? सिंगापुर, और इसे 61.2 स्कोर प्राप्त है। और पांचवा है यूके, 5वां नंबर पे यूके है 61। और अंगोला जो है 133वां स्थान प्राप्त हुआ है अंगोला। अगला प्रश्न है, झारखंड की आधिकारिक भाषा क्या है साथियों? हिंदी, भोजपुरी, नागपुरी या फिर संथाली? तो साथियों झारखंड की जो आधिकारिक भाषा है वो है हिंदी। हिंदी झारखंड की आधिकारिक भाषा है। इसके अलावा यहाँ की जो प्रमुख भाषाओं में बोली जाती है वो संथाली है, हो है, मुंडारी है, कुडुक है और नागपुरी है। ठीक है, याद रखिएगा झारखंड की आधिकारिक भाषाएं हैं। तो साथियों कैसी लगी आप सभी को यह वीडियो जरूर बताइएगा। आपका स्कोर कितना हुआ ये कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो साथियों वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करेगा ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकें। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।